अमेरिका जहाँ तक ताल्लुक है इलीगल इमिग्रेशन का, यहाँ पे उतर के उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब वो बॉर्डर क्रॉस करके पकड़े जाते हैं। What is the best way coming to America? बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है, वो डेफिनेटली स्टूडेंट वीजे पे आ सकता है। अमेरिका के अंदर अपना बिजनेस करना चाह रहा है, E2 वीजा होता है, उसके ऊपर आ सकते हैं। जिनका ग्रीन कार्ड 6 महीने में हो जाता है, वो कौन सी कैटेगरी, उस पर जरा रोशनी डालो। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे लीगल इमिग्रेशन टू यूएसए। इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है मोहम्मद आतिफ, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन अटर्नी हैं, और आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे वो किस तरह हमारे नाज़रीन को गाइड कर सकते हैं लीगली अमेरिका आने के लिए। अमेरिका आज से 27 साल पहले मैं भी आया था लीगल तरीके से, मेहनत की। आप भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं, मेहनत करके लीगल तरीके से आके यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इलीगल इमिग्रेशन का, अब करंट सिचुएशन क्या चल रही है। जो इलीगल इमिग्रेशन है इस वक्त अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट इन्होंने इम्पॉसिबल कर दिया कि आप बॉर्डर क्रॉसिंग करके आएँ और यहाँ पे अपना मुस्तकबिल बनाएं। 2023 मई के अंदर जब बाइडन ने सदर्न बॉर्डर ओपन किया तो उस वक़्त से लेके अब तक तकरीबन 2.8 मिलियन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। उसके अंदर पाकिस्तानी भी थे, उसके अंदर अफ्रीकन भी थे, उसके अंदर ईस्टर्न यूरोप के लोग भी थे। तकरीबन हर नस्ल का और हर कौम का बंदा यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके आया। अब जब आप बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना आता है। पहले आपने डेफिनेटली किसी एजेंट के थ्रू आपने एक कठिन सफ़र गुजारते हुए जो मुझे मेरे क्लाइंट्स या जो लोग हमें बताते हैं कि किस किस जंगलों से गुजरते हुए और रातों रात वो चलते जा रहे हैं, किसी को खाने का होश नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं होता उनके पास। वो यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे आके वो समझते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी अब आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे उतर के उनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब वो बॉर्डर क्रॉस करके पकड़े जाते हैं। आदिल साहब, ये भी बात आई है ना, जो स्टोरी कई सर्कुलेट हुई है कि जो लोग बोर्ड पे होते हैं, अगर उनमें से कोई बीमार हो जाता है तो ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो बीमार आदमी को वैसे ही समंदर में फेंक देते हैं। जी बिल्कुल। देखें, कुछ सोर्सेज हैं, कुछ ये डाटा मिल भी जाएगा आपको नेट पे भी। अभी तो सोशल मीडिया ने बड़ा आसान कर दिया, चैट जीपीटी ने, ये वो इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है। तो हमें इन्फॉर्मेशन आती है डेफिनेटली, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं जो हमारे साथ बात करते हैं, कि जो एजेंट है जब वो अपने पैसे ले लेते हैं तो जो रास्ते में बीमार हो जाता है उसको वो खुद ही समुंदर में फेंक देते हैं। उनको वो खुद ही, क्योंकि उनके पास तो वहाँ पे डॉक्टर तो है कोई नहीं, ना उनके पास कोई हॉस्पिटल है, तो वो क्योंकि वो चल नहीं पा रहा तो वो क्या करते हैं, उसको खुद ही या तो समुंदर में फेंक देते हैं या उसको जंगल में वहीं छोड़ के और आगे चले जाते हैं। तो ये एक कहानी नहीं है, मैं आपको इस सुबह हो जाएगी, मैं आपको ये कहानियाँ सुनाता जाऊँगा। तो मेरी तो गुजारिश यही होगी कि ये ह्यूमन स्मगलिंग जो है उसको या इलीगल तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। और मूविंग फॉरवर्ड, अभी तो जो ट्रम्प आया है वो इतनी सारी चेंजिंग लेके आ रहा है कि आपके लिए अमेरिका के अंदर असाइलम लेना नामुमकिन हो जाएगा ऑलमोस्ट। और जो ज़्यादातर लोग पिछले साल 2-3 साल में आपने केसेस लिए होंगे, वो जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी आ रहे हैं, उनका कॉमन वे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो यही है कि वो असाइलम सीख कर लेते हैं। देखिए, जब आप बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो, और आपको जो आइस या डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जब आपको अरेस्ट कर लेती है, तो बेसिकली आपको एक चार्ज शीट मिलती है और आपको जाके जो अपना मुकदमा है वो इमिग्रेशन जज के सामने लड़ना पड़ता है। आपके पास असाइलम के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो वो जब उसको हम बोलते हैं CFI, क्रेडिबल फियर इंटरव्यू, जब वो इंटरव्यू लेती है आइस उनका, तो वो उसको बताते हैं, अभी तुम बॉर्डर क्रॉस करके आए हो, तुमने क्यों बॉर्डर क्रॉस किया। वो उसको बताता है कि जी मेरी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है। कुछ लोग रिलीजन के ऊपर जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल असाइलम पे जाते हैं। तो
जब आपने बॉर्डर क्रॉस करके आप आए हैं तो आपके पास सिवाय असाइलम के और दूसरा कोई रास्ता रहता ही नहीं। अब वो इमिग्रेशन कोर्ट में आप जा रहे हैं, अक्टूबर 2023 से अब तक 1.8 मिलियन केसेस रजिस्टर हुए हैं एडिशनल इमिग्रेशन कोर्ट के अंदर। तो वो केस आपके सालों साल चल रहे हैं। अभी मेरे पास जो रिसेंट डेट्स आ रही हैं उसमें 2027-2028 तक हमें मेरिट सीरिंग मिल रही है। तो उनके मुस्तबिल का फ़ैसला क्या होता है ये अल्लाह जानता है। लेकिन अभी फिर जो रिसेंट टाइम है इसके अंदर असाइलम या बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। तो जो लोग अभी लैंड कर रहे हैं या इलीगल रस्तों से आ रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि नहीं करना चाहिए? हमारा मकसद यह है कि हम लोगों को ये समझाएं कि आप इस रास्ते को इख्तियार ना करें, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो जो लोग अभी एंटर होंगे उनका मुस्तकबिल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रही इसको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मेरे पास जो डाटा है उसके अंदर मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि ज़्यादातर उनमें यंग जनरेशन जिनकी, यानी कि मेरे पास 18 साल का भी बच्चा है जो बॉर्डर क्रॉस करके आया, और मेरे पास 20-22 मैक्सिमम 30 साल तक के 90% केसेस मैं आपको कहूँगा ऐसे हैं। अब वो बेचारे बच्चे जो हैं उनमें से ज़्यादातर 90% 95% जो बेचारे अनपढ़, जो पढ़े लिखे भी नहीं, और उनका ताल्लुक किसी बड़े शहर से नहीं, छोटे गांव से। सियालकोट के करीब के बहुत सारे गांव हैं, गुजरांवाला के करीब बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, गुजरात के बहुत छोटे छोटे गांव हैं जहां से लोग आ रहे हैं। कोई बता रहा है जी मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़मीन बेची है, कोई बता रहा है मेरे वालिद साहब ने घर बेचा है, कोई बता रहा है मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ का जेवर रख के पैसे उठाए हैं गिरवी रख के। तो उसके अंदर जब ये बच्चे जिनका मुस्तकबिल आप इतने पैसे लगा के मिलियंस ऑफ रुपीस लगा के आप उनको यहाँ भेज रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं? लीगल रास्ते क्या हैं जिससे जो नौजवान तबका है ना, कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 65% इज़ यूथ, और यूथ जो है उनकी जो मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो लोग जो पिछले 10 साल में 1 मिलियन पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर आया, जो मेरी स्टैट्स हैं, तो नंबर इधर उधर हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई नो। उसमें जो यूथ का डेस्टिनेशन है वो अमेरिका या यूरोप है। तो हम अमेरिका की बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे कमिंग टू अमेरिका, लीगल वेज क्या हैं वो मेरी कोशिश है कि आप नाज़रीन को बताएं ताकि हम उन्हें कोई गाइडेंस रहनुमाई दे सकें। देखें, जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूथ से। अगर एक बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है वो डेफिनेटली स्टूडेंट वीज़े पे आ सकता है। दूसरी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं पाकिस्तान से, वो आती हैं वो लोग जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिज़नेस कर रहे हो, जिनके पास वसाइल हैं कि और वो यहाँ पे आके अमेरिकन मार्केट को, अमेरिका के अंदर अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं। वो एक E2 वीज़ा होता है, E1 वीज़ा है, उसके ऊपर आ सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए आपके पास L1 वीज़ा होता है, आपके पास EB2 है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, एक EB2 NIW है नेशनल ट्रस्ट पेपर, वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसके अंदर आप लीगल तरीके के अंदर अमेरिका आ सकते हैं और अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। E2 मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो इजी लगता है कि जितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो उसमें लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं फंड। अगर डंकी पे आने के लिए लोग करोड़ 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो E2 तो बहुत अच्छी ऑप्शन उनके लिए हो सकती है। E2 वीज़ा जो है ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और इन्वेस्टमेंट वीज़ा है जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100,000 से ऊपर चाहे आप जितनी मर्ज़ी कर लें, और आपको एक जो बिज़नेस है वो आपको उसको पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है बिज़नेस में। बहुत सारे लोगों मुझसे ये इंक्वायरी करते हैं जी कि क्या हमने सिर्फ अकाउंट में पैसे दिखाना है? नहीं, आपने दिखाना नहीं है, आपको एटलीस्ट 60% ऑफ द अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। उसके बाद फिर हम आपका वीज़ा जो अप्लाई करते हैं, एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि 5 साल का लगता है अगर आपने पाकिस्तान से लगवाना है, और हम उसमें अगर आप यहाँ पे हैं ऑलरेडी अमेरिका के अंदर तो हम उसको चेंज ऑफ स्टेटस भी कर सकते हैं आपका B1 B2 से E2 के। तो इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कोई है, बेस मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितने पैसे होने चाहिए? अच्छा, अब इसमें ये भी एक मिथ है, बहुत सारे अटर्नीज ने बना दिया जी 100,000। जो
डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। अब सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। मिसाल आपको दूंगा, अगर आपने एक गैस स्टेशन न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर किसी सिटी में लेना है तो हो सकता है वो आपको 5 लाख का, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की। लेकिन अगर आप किसी सबर्ब के अंदर जाके पेंसिल्वेनिया में किसी छोटी जगह पे लेंगे तो आपको 50,000 का भी मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, किस स्टेट में कर रहे हैं और किस एरिया में कर रहे हैं, उससे हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो E2 में आप पार्टनर भी रख सकते हैं, उसकी क्या लीगल फ्रेमवर्क? जी, उसके अंदर ये होता है कि जो आप बिल्कुल पार्टनर ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर एक साहब जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं, अब वो यहाँ पे तो नहीं है, तो उनकी कंपनी कैसे बनेगी? चलें, कंपनी तो बन जाएगी, आपका अकाउंट कैसे खुलेगा? उसके लिए आपको सोशल सिक्योरिटी दरकार है, आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिलेगा कंपनी का, EIN नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक पार्टनर चाहिए, जो आप उसको 5% का पार्टनर बना लें, 10% का बना लें, बाकी 90% जो है वो आप पार्टनर होंगे। तो उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। उसमें एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि वो काम जो आपका 5-6 महीने में होना है वो आपका तकरीबन 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो E2 में मिनिमम ओनरशिप जो पाकिस्तान से बंदा है उसकी क्या होनी चाहिए? जी, उसको उसकी मेजॉरिटी शेयर्स उसके पास होने चाहिए। तो 51%। मैक्सिमम आप यू कुड बी 99%। तो वो उनको वर्क परमिट मिलेगा जो E2 पे आएंगे? इसके अंदर जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट होता है उसको कुछ नहीं मिलता, उसको सिर्फ सोशल मिलती है क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है। और इसके अंदर आपकी वाइफ और जो आपके बच्चे 21 साल से नीचे हैं वो सारे आएंगे। आपकी वाइफ को सोशल सिक्योरिटी और वर्क परमिट मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन जो आपके बच्चे हैं उनको कुछ नहीं मिलता। वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और मेडिकल उनको मिलेगा, लेकिन उनको वर्क ऑथराइजेशन नहीं मिलता। तो बेगम को स्पाउस कैन हैव अ वर्क ऑथराइजेशन? यस, ऑफ कोर्स। तो जो प्राइम एप्लीकेंट है उसने अपने खर्चे जो हैं वो बिजनेस से निकालने। जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ा मुझे क्वेश्चन आता है कि जी मैं E2 पे आ रहा हूँ तो क्या मैं कहीं और जाके काम कर सकता हूँ? तो इसका बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप तो खुद इन्वेस्टमेंट पे आ रहे हैं कि मैं इसीलिए यहाँ पे आ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे आके बिजनेस करना है। तो आप कैसे जाके कहीं आपको परमिशन मिलेगी कहीं और काम करने की? तो वर्स्ट सिनेरियो भी देख लेते हैं। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल जा रहा है, आप पैसे बना रहे हैं, फिर तो सब कुछ ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आपका बिजनेस डूब जाए फिर क्या होगा? आपको किसी और वीज़े में जाना पड़ेगा, या अगर क्योंकि जब आपका वीज़ा 5 साल का है तो उसके बाद आपने उसको फिर रिन्यू करवाना है। तो उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, आपके टैक्सेस, आपके पेरोल टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनवॉइसेस कि आपने क्या कुछ किया पिछले 5 साल में। अगर आप वो नहीं दे सकेंगे तो आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है जिस पे आप बात करें? अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी मैं करना चाहूँगा वो एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होती है जिसको हम L1 वीज़ा बोलते हैं। कि इसमें बहुत सारे हमारे जो फैसलाबाद के लोग हैं, लाहौर के भी हैं, सियालकोट के हैं। अगर आपकी एक कंपनी है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है और आप जो अपना मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग में किसी तरीके से भी आप इन्वॉल्व हैं और आप पाकिस्तान से अमेरिका के साथ या UK के साथ किसी भी कंट्री के साथ आप अपना सामान भेज रहे हैं तो उसकी, और आप प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो उसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पे अपनी कंपनी ओपन करके और अपना डायरेक्टर या ओनर या कोई भी एक आदमी आप यहाँ पे भेज सकते हैं जो यहाँ पे आके अपनी कंपनी बनाएगा, काम करेगा और 2 साल के बाद आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक कैटेगरी है कि ये यहाँ पे आके अपना एक तो मार्केट कैप्चर करें और अपनी प्रेजेंस लें US मार्केट में। और अभी तो जो गवर्नमेंट है वो बड़ा फैसिलिटेट कर रही है और इसके अंदर आपको कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं। आपने बस ऑफिस खोलना है, अपना पेपर वर्क देना है। जी, एक्चुअली जब आपने L1 वीज़ा करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी पाकिस्तान की जो फॉरेन एंटिटी वो क्या कर रही है। वो क्या करे, ठीक हो।
वो तो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, और आपका क्या उसके अंदर पार्टनर हैं कि नहीं, फिर वो कंपनी यहाँ पे बनाना, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें जो आपकी फॉरेन कंपनी है उसके क्रेडेंशियल देखे जाते हैं। तो जो लोकल कंपनी है वो भी अगर प्रॉफिट में होगी तो होगा। बड़े से बड़े लोग भी हैं ना पाकिस्तान में, जो कंपनियां तो प्रॉफिटेबल हैं लेकिन शो नहीं कर रही, लेकिन दे आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी। अगर वो टैक्स वगैरह फाइल करें तो एक्सपेंशन का बहुत रूम है। जी बिल्कुल, अगर वो जैसे मैंने आपको कहा एलिजिबिलिटी के लिए मैं वो जो मुझे इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, आप कंपनी कितनी पुरानी है, आपने लास्ट 3 इयर्स के टैक्सेस क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स मुझे चाहिए, P&L चाहिए, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स चाहिए, आपका इनवाइसेस चाहिए जो आप परचेज कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी प्रेमिसेस की सारी पिक्चर चाहिए। तो काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स एंड पीपल दोज हु आर डूइंग द रियल बिजनेस, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आंधी साहब, एक और कैटेगरी है जिसमें जो लोग एक्सेप्शनल टैलेंट है, जिनका ग्रीन कार्ड 6 महीने में हो जाता है या साल में हो जाता है, वो कौन सी कैटेगरी है, उस पर ज़रा रोशनी डालें। देखें, ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी है, EB1, EB2 and EB3. So EB1 means employment based first category. EB2 means employment based second category. EB3 means employment based third category. इसमें जो आप जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो 2 कैटेगरीज हैं। एक तो उसको हम बोलते हैं EB1A और नंबर 2 O1। ये एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ जो हैं उन लोगों के लिए ये वीज़ा है। मसलन आपने कोई स्पोर्ट्स के अंदर कोई अवार्ड लिया हुआ है, आपने कोई ग्रैमी अवार्ड लिया हुआ है, आपने कोई ऑस्कर लिया हुआ है, आपने नेशनल लेवल के ऊपर कोई अवार्ड्स मिले हुए हैं आपको, आप स्पोर्ट्स के अंदर आपने कोई अचीवमेंट गोल्ड मेडल लिया हुआ है, दीज आर कॉल्ड, कोई PhD आप रिसर्च हैं, आपने कोई नावल लिखा हुआ है, आप कोई भी रिसर्च, ये दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शनल एबिलिटीज़। इसके अंदर ऑफ कोर्स आपको मिलता है 6 months to a year आपका केस हो जाता है, लेकिन उसका जो बार है दैट इज़ वेरी हाई। ये इतनी, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को बाईपास करना है और आपने ये प्रूव करना है USCIS को, US इमिग्रेशन को, कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि अमेरिका में बड़ी रेयर है और वो अमेरिका के अंदर आके मैं कंट्रीब्यूट करूँगा टुवर्ड्स इकानमी। तो O1 वीज़ा भी है और EB1A वीज़ा भी, ये दोनों आप वीज़ा यूज़ कर सकते हैं। और कोई वीज़ा है जिस पे आप बात करना चाहते हैं? तो मेरे पास टॉपिक मैं थोड़ा सा स्विच भी करना चाहता हूँ। यूथ मेरा बहुत बड़ा इशू है, जिसमें डॉक्टर्स पाकिस्तान से आना चाहते हैं, फार्मासिस्ट आना चाहते हैं, और उनके लिए पाथवे भी मौजूद है। बिल्कुल। तो वो अगर आप समझते हैं उस पर रोशनी डाल सकते हैं? देखें, इसमें बिल्कुल जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, इवन इंजीनियर्स हैं, ये हाईली स्किल्ड, मैं इनको बोलता हूँ, जो हाईली स्किल्ड हमारे लोग हैं। ये 2 वीज़ा इनके लिए है। एक हम उसको बोलते हैं EB2, उसके लिए आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। अगर आपकी मास्टर्स नहीं है तो एटलीस्ट बैचलर्स एंड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसके नीचे एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं EB2 NIW। NIW का मतलब होता है सेकंड कैटेगरी विद नेशनल इंटरेस्ट वेवर। नेशनल इंटरेस्ट वेवर का मतलब ये है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जो अमेरिका के अंदर मैं आके कंट्रीब्यूट करूँगा टुवर्ड्स इकानमी, और उससे अमेरिका को बेनिफिट हो। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे भी बार इज़ वेरी हाई कि आप कह रहे हैं जी कि मेरे पास एक ऐसा नॉलेज है जो किसी और के पास नहीं। अब ये प्रोग्राम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, PhD, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, उसके लिए EB2 NIW बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसका आपको बहुत सारा पेपर वर्क होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन लेटर चाहिए, आपका एक डिटेल CV चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर हम उसको एवेल्यूएट करते हैं कि क्या ये जो आदमी है उसका CV इस मैट्रिक्स के ऊपर मैच करता है कि हम इसको EB2 NIW के ऊपर लेने आ चल। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ऐसी एक एक्सेप्शनबिलिटी नहीं है और आप फिर भी अमेरिका आना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास EB3 थर्ड कैटेगरी है।
जिसके अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों हैं। स्किल्ड लेबर के लिए आपको बैचलर और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आपको यहाँ पे एक एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे सके। अब पाकिस्तान के अंदर माजरत के साथ बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को दे रहे हैं कि जी हम आपको एम्प्लॉयमेंट करवा के देंगे, और वो हज़ारों डॉलर फीस ले रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं, उसका रिजल्ट आउटकम कुछ नहीं हो रहा। फेक एम्प्लॉयमेंट हो रही है। मैं बस कंक्लूड करूंगा इस टॉपिक को। तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड के अंदर आपके ये 3 कैटेगरी हैं, EB1, EB2 और EB3। तो बैचलर्स 2 ईयर एक्सपीरियंस, यू क्वालिफाइड फॉर EB3 स्किल्ड लेबर पे। अगर आपके पास मास्टर्स है E2 पे या EB2 पे जा सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी तो EB1 पे जा सकते हैं। अनस्किल्ड पे कोई बात नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में अनस्किल्ड को छेड़ें थोड़ा सा। जी, अनस्किल्ड का एक्चुअली मैंने इसलिए मैं आपको अनस्किल्ड का बता देता हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास बैचलर्स नहीं है। आपके पास जैसे फ़र्ज़ करें आपको कोई रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आदमी चाहिए, क्योंकि अच्छे शेफ़ की बड़ी कमी है अमेरिका में। हमारे रेस्टोरेंट जो हैं वो उनके पास नहीं है ये स्टाफ। जी, तो आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर में आपको बहुत ज़रूरी है, लोग चाहिए। अब उसमें आप आ तो सकते हैं, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ वीज़ा वो बड़े लिमिटेड होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपने डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के साथ, जिसको हम पर्म बोलते हैं, और आपने अगर उस रास्ते से जाना है तो तकरीबन 5 से 6 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वो मैंने इसलिए कहा कि बहुत से लोग जो डंकी लगा के आए हैं, आपने बोला वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो कोई स्किल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ज़िंदगी गंवाने से तो बेहतर है कि 2-4 साल इंतज़ार करें और सही रास्ता अख्तियार करें। जी बिल्कुल। देखें, अभी तो फिर मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये जो अभी एक रिसेंटली लास्ट वीक एक बिल पास हुआ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, और अब वो जा रहा है सेनेट के अंदर, जिसमें असाइलम फ़ाइल करने की अभी इस वक्त असाइलम फ़ाइल करने की कोई फ़ीस नहीं। अभी ये बिल लेके आ रहे हैं कि असाइलम फ़ाइल करने की फ़ीस होगी $1000, और आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो मिलेगा आपको 6 मंथ्स का, और उसकी $550 फ़ीस होगी। आपको एवरी 6 मंथ्स रिन्यू करवाना पड़ेगा। और अभी जो एक बिल्कुल रिसेंट ये चेंज लेके आए हैं कि लास्ट 2 इयर्स में जिन लोगों ने असाइलम फ़ाइल किए हैं उन लोगों को ये एक्सपेडाइटेड रिमूवल में डाल रहे हैं, और उनकी अपील भी बहुत जल्दी ये सुन रहे हैं। अब ये कहना कि जी बहुत सारे लोग आके असाइलम डालते थे, वो जी सुनी सुनाई बात है जी, 10 साल लग रहे हैं, 15 साल लग रहे हैं। अभी इन्होंने जो मैंने रिसेंटली केस फाइल किया है लास्ट 2-3 मंथ्स, अब इन्होंने एक नया ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ये कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि अगर जो पहले के केसेस हैं उनको नहीं छेड़ रहे, लेकिन जो केस आप डल रहे हैं उनका इंटरव्यू राइट अवे आ रहा है। मेरे कुछ क्लाइंट्स का 1 महीने के अंदर इंटरव्यू आ गया। जो लोग मेरे साथ बात करते हैं, ये बड़ा मिथ है कि जी ट्रंप आ गया है तो जिन लोग फैमिली वीज़ा कैटेगरीज में ऑलरेडी प्रोसेस में हैं या उनके और वीज़ाज प्रोसेसिंग में हैं, वो समझ रहे हैं कि ट्रंप सब कुछ बंद कर देगा। बहुत से मिथ हैं, लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम है जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो चीज़ें फ़ाइल हो चुकी होती हैं और अपने प्रोसेस में होती हैं वो अपना ड्यू कोर्स मुकम्मल करके कंप्लीट होती हैं, लॉ बनते हैं, तो फिर वो उनकी कट ऑफ डेट होती है कि कहाँ से इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगे। तो कोई ऐसी चीज़ है आपके ख्याल में जो लोगों के वीज़े फैमिली चेन में जो लोग वीज़ा प्रोसेसिंग में उनको कोई वरी करना चाहिए कि सब ठीक है? एक बात ये नाज़रीन को समझने की ज़रूरत है कि जो इमिग्रेशन है वो कांग्रेस कंट्रोल करती है। वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास कोई इख्तियार नहीं है इमिग्रेशन को रूल चेंज करने का। आपने कुछ भी जो भी नंबर ऑफ वीज़ाज इस वक्त हैं अवेलेबल वो कांग्रेस ने सेट किए। कांग्रेस के पास कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक इमिग्रेशन लॉज। अब आप देखें कि ट्रंप ने जब से आया है इसने इमिग्रेशन के लिए कितने चीज़ें की हैं कि मैं स्टूडेंट वीज़े बंद कर रहा हूँ, मैं डिपोर्टेशन कर रहा हूँ, मैस डिपोर्टेशन वाज कि जी मैं इसकी बेस के ऊपर इलेक्शन जीत गया वो। लेकिन देखें मेरा ख्याल है कि हर एक चीज़ को फेडरल जज ने ब्लॉक कर दिया। तो ये एक मिथ है कि जी ट्रंप आ गया है, एक हवा बन गया, क्या हो गया। मैं समझता हूँ
मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि ट्रंप के आने के बाद चीज़ें ज़्यादा फास्ट हो गई। वो जब हमको केस फाइल करते थे, हमें तो 2-2 3-3 महीने उसकी रसीद ही नहीं आती थी, इंटरव्यू नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के आने से जैसे ही हमने इसने ये सारे बॉर्डर, सदर्न बॉर्डर वगैरह सील किए हैं, उसके बाद एक ठहराव सा आया है, इमिग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और वो प्रोसेस बेहतर हो गया। लोगों के अब भी वीज़े लग रहे हैं। मेरा एक बचपन का दोस्त है, ये 2 दिन पहले उसके बेटे का स्टूडेंट वीज़ा लगा। और उसके अलावा जो मिथ है ना, क्योंकि सुनी सुनाई बातें बहुत गर्दिश करती हैं कि ट्रंप जो है उसके दौर में ये मसाइल बहुत बढ़ गए हैं इमिग्रेंट्स के लिए। जो मैं अभी तक देख रहा हूँ कि ट्रंप ने उन लोगों को डिपोर्ट करा है जिनके डिपोर्टेशन ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो वो ये कह रहा है कि आपको हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक डिपोर्टेशन हो सकी है, तो आपको उस डिपोर्टेशन को फॉलो करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल लॉ है, और कि जब आप, और अब इमिग्रेशन, अमेरिकन इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक भी, जब एक आदमी अमेरिकन सॉइल के ऊपर आके ये कहता है कि मेरी जान को मेरे मुल्क में ख़तरा था, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बेस के ऊपर आपको एक ड्यू प्रोसेस मिलता है। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रही है जी कि आप हमारे मुल्क में आए, पहले तो आप आए इमिग्रेशन वायलेशन के थ्रू कि आपने बॉर्डर क्रॉस किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद आपने कहा जी कि मेरी जान को ख़तरा है, हमने असाइलम फाइल करना, आपने असाइलम फाइल किया। असाइलम फाइल करने के बाद आपको कोर्ट के अंदर आपकी हियरिंग हुई, आपको नोटिस मिला, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, आपकी सुनवाई हुई, आपको मेरिट्स हियरिंग मिली, जज ने आपका केस सुना। अब जज आपका केस सुनने के बाद कह रहा है कि भाई तुम्हारा ड्यू प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मेरी नज़र में तुम्हारा असाइलम का केस जो है वो क्रेडिबल नहीं है, तुम अपने मुल्क वापस जाओगे। अब आप मुझे बताएं कि इसमें वो क्या गलत बात कर रहा है कि जब आपने सारे अपने रिसोर्सेज यूज़ कर लिए और आपको रिमूवल ऑर्डर हो गया, आप इस मुल्क से चले जाओ, आप नहीं जा रहे, तो वो तो उनको डिपोर्ट ही करेगा। नंबर 2 कि अगर आप यहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आ रहे हैं, आपने शायद सुना होगा कि अभी इन्होंने कोई 1 महीना पहले लेकिन रैली एक्ट एक जो है वो पास किया, बिल पास किया इन्होंने। उस बिल के अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने कोई भी पैटी क्राइम भी अगर किया, तो जब आप अरेस्ट होंगे, चाहे वो मिसडिमीनर हो, चाहे फेलनी हो, चाहे वो पैटी थेफ्ट हो, तो जो स्टेट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये उनको मैंडेटोरी कर दिया उन्होंने कि आपने फेडरल एजेंसीज को इन्फॉर्म करना, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। और अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, मैंडेटोरी डिटेंशन, आपकी बेल नहीं होगी। उसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह की है कि ये जो एक वाक़या पेश आया जिसके अंदर वो एक नर्स थी, उसको शायद उन्होंने बंदे ने मार दिया, तो वो उसके ऑलरेडी 3 दफ़ा वो उसके अरेस्ट वारंट से अरेस्ट हुआ था। अच्छा, अब उन्होंने वो बेल पे बाहर आ गया, तो उन्होंने फिर ये कहा कि क्यों हमने, अगर हम इसको पहली दफ़ा ही इसको बता देते तो एक बंदे की जान जाने से बच जाती। तो इस लॉ के तहत तो अब वो कह रहा है जी कि अगर आप क्रिमिनल हैं या आपने ड्यू प्रोसेस राइट्स अपना यूज़ कर लिया है, तो आपको इस मुल्क से चले जाना चाहिए। अभी रिसेंटली मेरा दोस्त आया है, वो भी बहुत डरा हुआ था कि जी पता नहीं मैं उतरूँगा क्या होगा। वो आया है, वो कह रहा है मुझे तो कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने, इमिग्रेंट वीज़े लग रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा मैंने आपको बताया लगा है, तो सब कुछ रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो या तो किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और अपना जो ड्यू प्रोसेस है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जी, और वो ग्रीन कार्ड लेके तो पाकिस्तान में ज़्यादा रहते हैं और वो उसको एज ए वीज़ा इस्तेमाल करते हैं, आए चले गए, कोई 11 महीने बाद आ रहा है, कोई 8 महीने बाद आ रहा है, इस तरह आ जा रहे हैं। करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके ऊपर काफ़ी सख्ती की है, उसके ऊपर रोशनी डालें। आसिफ भाई, पहली बात तो ये कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई सख्ती नहीं की। देखिए,
जो इमिग्रेशन लॉ है, जैसे मैंने आपको बताया, वो फिर कांग्रेस, ये लॉज पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले तो आप ये बात समझ लें कि ये जो लॉज है ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो पुलिसिंग तेज हो गई, सिर्फ उसकी नहीं, उसकी इन्फोर्समेंट तेज हो गई। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है उसकी एक पॉलिसी होती है। अब ग्रीन कार्ड जिन लोगों के पास है, जब आप जिसको हम तो ग्रीन कार्ड बोलते हैं, जो कि ग्रीन है नहीं, लेकिन वो उसके ऊपर लिखा, उसको भी पहले कहते थे एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिसका नाम इन्होंने बदल कर रख दिया परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। तो आपके सवाल के अंदर इसका जवाब है, जिस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, तो आप यहाँ पे रहें। अगर आप उसको सिर्फ, हम रह नहीं रहे ना, हाँ, अगर आप उसको एज ए कवर यूज कर रहे हैं कि मेरा जब दिल करेगा मैं आऊँगा, मैं जब दिल करेगा चला जाऊँगा, ये स्टोरी अब नहीं चलेगी। आपका एक लॉ है कि आपने 12 महीने के अंदर ज़्यादा टाइम आपने यूएस में गुजारना। अगर आपको वो नहीं चाहिए, वो आप यहाँ पे नहीं रह रहे, तो आप उसको सरेंडर कर दें। तो इसकी जो सेफ साइड है, 180 दिन से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं रहना चाहिए। जी, 180 दिन से पहले आपको वापस आ जाना चाहिए। आप जाएँ, घूमें फिरें, लेकिन 180 दिन से अगर आप ऊपर जाएंगे, और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है क्लाइंट्स के थ्रू, कुछ और सोर्सेज के थ्रू, कि अब तो आपको एयरपोर्ट पे अगर आप 180 दिन के बाद आ रहे हैं तो आपको वो काफ़ी तंग कर रहे हैं, ये कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन वाले। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जाएं, घूमें फिरें, लेकिन कोशिश करें कि आप 180 दिन से पहले और अगर आप ज़्यादा लंबा रहना चाहते हैं तो 2 साल की आप परमिशन भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। देखें, ये फिर वही बात, ये कानून इसीलिए बने हैं। मैं चाहता हूँ लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, बिल्कुल, वो देख सके क्या सही रास्ता है। अगर उनका कोई कारोबार है, वो वाइंड अप करना चाहते हैं, फैमिली एंगेजमेंट्स हैं, तो 2 साल की परमिशन लेके चले जाएं, ताकि ये उनको ये प्रॉब्लम ना आए।